प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 वही कार्यक्रम श्रोताओं जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं को विस्तार से आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत करता है कि इस बहाने हम उन विषयों को विस्तार से जान सकें जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए अपने लिए आवश्यक है या बहुत ज़रूरी है, या समाज के लिए या एक देश के रूप में भी हमें इन चीज़ों को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे परिवेश को, समाज को, व्यक्ति को एक बेहतर दिशा देने के लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात में शामिल करते हैं। आपको याद ही होगा 28 फरवरी की तारीख, बल्कि इस बार नहीं हर बार और पहले भी आपने इस तारीख के बारे में खासतौर पर इसलिए सुना होगा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को पूरे देश में मनाया जाता है और 1987 से ये प्रक्रिया चल रही है। वजह यही है कि हम विज्ञान को जाने भी, समझे भी, और उसके पीछे की जो कहानियां हैं ना, उसको हम जितना समझेंगे उतना हमारी एक अपने प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति एक समझ हमारी विकसित होगी। इसलिए आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर नकुल पराशर जी को, जो कि निदेशक हैं विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत विज्ञान प्रसार अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर नकुल पराशर का। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपका तो जो दायित्व है विज्ञान प्रसार के निदेशक के रूप में, वो अपने आप में ही ये बात है कि विज्ञान का प्रचार हो, प्रसार हो, वैज्ञानिक सोच समाज में आए। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को बहुत जोर देकर कहा कि विज्ञान के प्रति उत्कंठा और उत्सुकताएं जो हैं हमारे मन में, वो भी हम उसको स्पष्ट करें और उसके प्रति एक ऐसी सोच जो तार्किक हो। तमाम चीजें हैं हमारे आसपास, उसको हम समझ सके और उसको जान सके। आज ये मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपकी अनुमति लेकर मैं प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो अंश श्रोताओं को एक बार फिर से सुनवाता हूं। जरूर। और उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। बिल्कुल। साथियों, हमारे जीवन में सुगमता और सरलता में टेक्नोलॉजी ने काफी जगह बना ली है, लेकिन ये भी सही है कि अपने परिवार के बच्चों को उस टेक्नोलॉजी का आधार क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, इस तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। साइंस डे पर मेरा सभी परिवारों से आग्रह है कि वो अपने बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करने के लिए जरूर छोटे छोटे प्रयासों से शुरू कर सकते हैं। अब जैसे दिखता नहीं है, चश्मा लगाने के बाद साफ दिखने लगता है, तो बच्चों को आसानी से समझाया सकता है कि इसके पीछे विज्ञान क्या है। अब वो मोबाइल फोन उपयोग करता है, कैलकुलेटर कैसे काम करता है, रिमोट कंट्रोल कैसे काम करता है, सेंसर क्या होते हैं, ये साइंटिफिक बातें इसके साथ साथ घर में चर्चा में होती है क्या? हो सकती है। क्या कभी हमने बच्चों को लेकर के आसमान में एक साथ देखा है क्या? रात में तारों के बारे में जरूर बातें हुई हो, विभिन्न तरह के कॉन्स्टेलेशंस दिखाई देते हैं, उनके बारे में बताएं। ऐसा करके आप बच्चों में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के प्रति नया रुझान पैदा कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी ऐप्स भी हैं जिससे आप तारों और ग्रहों के लोकेट कर सकते हैं, या जो तारा आसमान में दिख रहा है उसको पहचान सकते हैं, उसके बारे में जान भी सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप्स को भी कहूंगा कि आप अपने कौशल और साइंटिफिक कैरेक्टर का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों में भी करें। ये देश के प्रति हमारी कलेक्टिव साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे स्टार्टअप्स वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस के इस दौर में ऐसे ही एक वर्चुअल लैब बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा सकती है। हम वर्चुअल रियलिटी के द्वारा बच्चों को घर में बैठे केमिस्ट्री की लैब का अनुभव भी करा सकते हैं। अपने शिक्षकों और अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि आप सभी विद्यार्थियों एवं बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके साथ मिलजुल कर सवालों का सही जवाब तलाशें। आज मैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका की भी सराहना करना चाहूंगा। उनके कड़े परिश्रम की वजह से ही मेड इन इंडिया वैक्सीन का निर्माण संभव हो पाया, जिससे पूरी दुनिया को बहुत बड़ी मदद मिली है। साइंस का मानवता के लिए यही तो उपहार है। तो श्रोताओं, आपने सुना, और डॉक्टर नकुल पराशर जी से जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द है। यानी एक साइंस तो है, अपने आप में एक चीज है ही, लेकिन हम साइंटिफिक टेम्परामेंट,
विकसित करें अपने अंदर, ये बात खासतौर पर प्रधानमंत्री जी ने कही। बल्कि ये भी उन्होंने कहा कि हमारे आसपास जो भी विज्ञान से जुड़ी रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, विज्ञान चारों तरफ बिखरा पड़ा है, पर उसको हम शायद महसूस नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते। कुछ ऐसा है ना जी जी जी, बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसी कमी महसूस करते हैं हम जब हम देखते हैं कि तमाम लोग ऐसी बातें करते हैं जो तर्कपूर्ण नहीं है और उसके अंदर कहीं भी विवेक की कमी नज़र आती है। तो फिर बड़ा मन करता है कि हम जो भी जितनी भी चीज़ें हैं जो विज्ञान से जुड़ी हुई हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, जिनके अंदर एक सो कॉल्ड एक रीजनिंग है, एक तर्क है, वो लोगों तक पहुंचाएं और उनके अंदर सोचने की, जिज्ञासा की, एक तजस्सुस की जो एक कोशिश है उसको हम और पुख्ता कर सकें। और सबको करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको करें किन्हीं मिसालों के साथ, किन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि वो समझ सके। और अगर उनको उन्हीं की ज़ुबान में, उन्हीं की मादरी ज़ुबान में अगर हम बयां करेंगे तो और भी सोने पे सुहागा है। उनको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, वो जल्दी उसको आत्मसात कर पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इसीलिए आपने इतनी सारी भाषाएं सीख रखी? मुझे मालूम है हिंदी हो, अंग्रेजी हो, बांग्ला और पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है मुझे लगता है। जी, बहुत कुछ तो नहीं पूरी तरह से बोल पाता हूँ, पर हाँ इतनी कोशिश ज़रूर है कि एक शुरुआती जो डायलॉग है वो कर सकूं, ताकि एक राफ्ता कायम हो सके उस आदमी के साथ जिसको मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं, और अपनी बात खासकर विज्ञान की बात, ताकि वो विज्ञान को समझे और विज्ञान को जाने। और इसीलिए शायद अभी गुज़िश्ता 22 से 28 फरवरी का जो हफ्ता निकला है उसको हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो स्वप्न है, जो उनका दृश्य है, किस तरह से देश और हमारा समाज और समृद्ध हो, तार्किक हो, उसको लेके हमने एक प्रोग्राम किया था आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत। नाम था विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, यानी विज्ञान सर्वत्र पूजा जाता है। और हर जगह हमने विद्वान सर्वत्र पूज्यते तो सुना है, पर उसके अंदर मैंने विज्ञान का इसलिए समावेश किया क्योंकि जीवन का कोई भी क्षण हो, कोई भी मोड़ हो, कहीं भी कुछ हो, हर जगह विज्ञान ही विज्ञान है। और विज्ञान को समझ पाना, समझने के बाद तो आप देखिए ज़िंदगी और कितनी खुशनुमा हो जाती है, कितनी ज़्यादा आपकी जो थॉट प्रोसेस है। और स्वामी विवेकानंद जी और सब ने ये कहा है कि दिमाग तो एक रबड़ की तरह से है, जितना खींचेंगे, जितना उसको और समृद्ध बनाएंगे तो आप उतना और अच्छा कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल सच बात आप कह रहे हैं। और होता क्या है कि आप जैसे व्यक्तियों से, विभूतियों से, विशेषज्ञों से जब बात होती है तो हमारे दिमाग जो है वो खुलने शुरू हो जाते हैं, उसकी परतें जो है वो खुलने लगती है। अब जैसे ये कागज़ ही है, ये कागज़ यहाँ से उठाकर मैं अगर वहाँ रखता हूँ तो भी इसमें भी विज्ञान है। जी। और जिस माध्यम से इस समय आवाज़ हमारी श्रोताओं तक पहुंच रही है, चाहे वो ऐप के जरिए हो, चाहे उनके रेडियो सेट के जरिए हो, ये भी विज्ञान ही है। जी बिल्कुल। तो हमारे चारों तरफ विज्ञान बिखरा पड़ा है। जी। लेकिन हम शायद उसको उस ढंग से सजग नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में समझ नहीं पाते। अब ये अगर मैं कहूँ कि जो विज्ञान है उसको हम किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं या उसकी परिभाषा किस रूप में कर सकते हैं, संक्षेप में अगर आप बताना चाहें। जी देखिए, विज्ञान, और हम सब जानते हैं कि हमारा जो सामान्य सेंस है, जिसे सिस्टमेटाइज्ड कॉमन सेंस कहते हैं, विज्ञान को सिस्टमेटाइज्ड कॉमन सेंस कहते हैं। अच्छा। अगर आपको कॉमन सेंस है, अगर हम थोड़ा सिस्टमेटाइज कर दें तो वो विज्ञान का रूप धारण कर लेता है। और विज्ञान से कभी डरे नहीं, कभी मरे नहीं। एक छोटी सी मैंने कविता भी कभी लिखी थी, उसमें हमेशा ये कहा है, अच्छा, विज्ञान से डरे नहीं, विज्ञान से मरे नहीं, क्योंकि विज्ञान जो है वो आपको इन सब चीज़ों से परे ले जाता है। और उससे डरते इसलिए, घबराते इसलिए क्योंकि हम उसे मानते हैं कि उसको समझाने का जो प्रयास था, जो साइंस के कम्युनिकेशन का प्रयास था, जो साइंस की पॉपुलराइजेशन का प्रयास था, या यूँ कहिए कि साइंस का जो एक्सटेंशन है, प्रसार है, उसको जिस स्वरूप में आम आदमी तक पहुंचाने की चेष्टा की जानी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ अभी गुंजाइश बाकी है। लिहाजा साइंस को अगर आप रोचक बना के लोगों तक परोसें, आप देखिए मिशन मंगल क्यों कामयाब हुई, तमाम ऐसी साइंस की फिल्में अब कामयाब हो रही हैं। और बाहर हॉलीवुड में तो एक सीरीज़ है इन सब चीज़ों की। इसी तरह से जो विज्ञान का गल्प है, वो आइजैक आसिमोव हो, चाहे जॉर्ज ऑरवेल हों, उन सब ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। और वहाँ क्यों जाते हैं, हमारा खुद का जो तिलस्मी भंडार है, भरा पड़ा है। देवकीनंदन खत्री का वो जो चंद्रकांता संतति है, वो अपने आप में उस मानसिकता की, उस परिकल्पना के पार ले जाती है जो पूरी तरह से तार्किक तौर पे बुनी गई है। तो इस तरह के तमाम मिसाल हमारे देश में हमारे चारों तरफ है, जिसको बस हमें आत्मसात करने भर की देर है, क्योंकि देश के हर द्वार पर एक दाता खड़ा है। कमी उन हाथों की है जिनमें वो अपनी भेंट दे सके। इसी तरह से विज्ञान को लेने के लिए सभी आतुर हैं, पर उनको परोसने का जो तरीका है, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो या सोशल माध्यम हो, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक,
उसमें अगर अच्छी तरह से कर पाएंगे तो हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो बेसिकली अगर हम इस बात को इस रूप में समझ सके कि जो हमारे आसपास का भौतिक जगत है जी, जी, या जो प्रकृति है जी, जिस रूप में जिस ढंग से संचालित हो रहा है जी, उसका अध्ययन, उसका ज्ञान जी, और विज्ञान जो उससे जी, जी, जुड़ा जी, हुआ है, जी, जी, इसी को जानने की कोशिश शायद विज्ञान के माध्यम से की जाती जी, है। जी, जी। अब ये बताएं कि आपने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमने भी बचपन से विज्ञान को एक विषय के रूप में ही देखा है। जी, 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 जी। और ये माना जाता रहा है कि विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी ज्यादा जुझारू, ज्यादा बुद्धिजीवी जी, 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 और जी, मेहनती होते जी, हैं। जी, जी। तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है विज्ञान पढ़ लो, जी, जी, बाकी जी। को कहते हैं आर्ट्स या जी, 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 कला जी, में जाओ। जी, 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 जी। तो इस वजह से ये अलग अलग एक स्ट्रीम बन गई दोनों। जी, जी, जी। और कहीं ना कहीं आम आदमी शायद विज्ञान से उस रूप से जुड़ ही नहीं पाया, सिर्फ जी। विषय के बारे में ही हम सोचते रहे, जी। विषय के रूप में हम जी, सोचते जी, रहे। जी, जी, जी। तो ये एक मुश्किल शायद इस वजह से पैदा हुई, विज्ञान जीवन का हिस्सा नहीं बना, शिक्षा का हिस्सा तो बना। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा और ठीक जगह पे आपने चोट करी कि विज्ञान को अगर शुरू से रोचक ना बनाया जाए तो विज्ञान और जो बाकी स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता। और जैसा कि आपने कहा कि अगर आप बहुत पढ़ाकू हैं या अगर आप बहुत दानिशमंद हैं तो आप उसी क्षेत्र में ऊपर जाएंगे तो साइंस पढ़ेंगे। पर मेरा ऐसा मानना है कि आदमी जो कला को पढ़ता है या जानने की कोशिश करता है, अगर उसको उसके अंदर एक विज्ञान का भाव डाल दिया जाए तो वो आर्ट्स को और कला को और अच्छे से समझ पाएगा। मिसाल के तौर पे हम सब जानते हैं कि आइंस्टीन एक बहुत अच्छे वायलिन वादक थे जी। हमारे खुद जो राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम साहब, वो बहुत अच्छी वीणा बजाते हैं। तो आर्ट को और अच्छे तरीके से अगर आप पर्सपेक्टिव से समझने की भी चेष्टा करें तो अगर उसमें विज्ञान का पुट भी आ जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और इस सब को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी आधारभूत शिला है उसको मजबूत करने के लिए बचपन से ही कैच देम यंग का अगर ये स्टेटमेंट को अगर हम अपने जीवन में समाहित कर लें और लोगों के अंदर बचपन से ही साइंस को बड़े रोचक तरीके से परोसना शुरू करें और उस लेवल पे परोसना शुरू करें जहाँ पे पेरेंट्स इसको आत्मसात कर पाएं और बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा पैदा कर सकें। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, छोटे छोटे उदाहरण दिए उन्होंने, जी जी जी, कि चश्मा लगाने के बाद साफ क्यों दिखने लगता है। जी जी जी, आपने सुना कैलकुलेटर कैसे काम करता है। जी जी। अब मुझे लगता है कि ये बात आपको अभी बतानी पड़ेगी, क्योंकि कम से कम हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। जी 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 जी। ये सब जो बातें आपने कहा कि चश्मा लगाने के बाद देखना क्यों अच्छा लगता है और क्यों कैलकुलेटर कैसे काम करता है, ऐसे ही तमाम जिंदगी के ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहाँ पे आप वो चश्मा तो खैर दूर की बात है, नल खोलते पानी क्यों आता है और आप जहाँ यहाँ से वहाँ जाने के लिए आप पहले ऐसे जाते थे, अब आप ऐसे जाते हैं और अब आप इससे भी अच्छे तरीके से और कैसे जा सकते हैं। आप पहले ऐसा सोचते थे और अब आप नहीं सोचते हैं, मशीनें सोचती हैं आपके लिए, राइट। इस तरह से ज़िंदगी के अंदर तमाम ऐसी सारी चीज़ें जहाँ पे एक बार के लिए, चाहे भले ही आपने विज्ञान ना पढ़ो, एक बार के लिए आप ठिठकते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यही सब चीज़ें, तमाम चीज़ें आपको बताती हैं कि ये विज्ञान है। विज्ञान इतना रोचक, इतना इंटरेस्टिंग सब क्यों है। अब सवाल जैसे आपने किया कि चश्मा लगाते ही क्यों मुझे साफ दिखाई देता है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप जब अपनी आंखों का चेक कराने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमारे पास एक विजन का एक लिमिट होती है जिसे हम कहते हैं 6/6। अच्छा। तो वो 6/6 जब उसका ये फ्रैक्शन बदल जाता है तो फिर आपको या तो कम दिखाई देता है या दूर का कम दिखाई देता है या पास का कम दिखाई देता है, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं या मायोपिया कहते हैं। तो उसको दूर करने के लिए जो आपकी रेज आपकी आंखों पे पड़ती हैं एक लेंस की तरह होती हैं, उसके आगे आप अलग अलग तरीके के लेंस लगाते हैं। तो वो चीज़ जिस चीज़ को आपको देखना होता है उस पर वो रेज फोकस होती है, गिरती है और वहाँ पे एक प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब साफ तब बनता है जब जो कन्वर्जेंट रेज हैं वो एक जगह जाके मर्ज करेंगी तो इमेज फॉर्म होती है। अच्छा। तो उसको ठीक करने के लिए लेंसेज का प्रयोग होता है, तो इससे आपको वो दिखाई देता है। संगणक कैलकुलेटर तो कैसे कैलकुलेट करता है। हाँ। हम सब बड़ी बखूबी से एक चीज़ जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम बाइनरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं उसमें होता है 0 और 1। हाँ। उसके अंदर 0 1 के अलावा कुछ होता नहीं, हाँ या ना। तो उस हाँ ना की जो संख्याएं हैं उनको हर एक को एक संख्या दी जाती है और उनके उस संख्या के साथ अलग अलग एक ऐसे एल्गोरिथम्स तैयार किए जाते हैं कि जिसके अंदर अगर आप दो चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं तो वो जो 0 0 1 1 का जो पैटर्न है वो उस तरह से उसके साथ जुड़ता है। और हम एक और भी चीज़ जानते हैं, आपने बहुत बचपन में पहले देखा होगा, कैलकुलेटर्स तो बहुत बाद में आए थे, कि हमारे पास एक व्हील होता था जिसके अंदर अलग अलग संख्याएं लिखी होती थी जी। और वो एक जैसी चरखियां होती थी। और उन चरखियों को जब हम एक जगह लाके थे तो हम देखते थे उसका एक अलग पैटर्न बनता है। तो वो उसके अंदर
अबैकस कहते थे, अबैकस जो जी, कहलाता जी, था। तो हाँ, अबैकस के जरिए हम संगणनाएं करते थे, बड़े बड़े नंबरों को जोड़ते थे, बड़े बड़े नंबरों को घटाते थे, बड़े बड़े नंबरों का डिवीजन करते थे, बड़े बड़े नंबरों का मल्टीप्लिकेशन और पलक झपकते करते थे। तो वो अबैकस जो मशीन थी, और वही अबैकस का जो पैटर्न था, फॉर्मूला था, उसको जब हमने एक मैकेनिकल तरीके से एक बॉक्स में तैयार किया गया, नंबर जोड़े, तो फिर हम उसी हिसाब से वो उसको हमने यूज करना शुरू किया। और जब इन सब के अंदर जब हमने इलेक्ट्रॉनिक सामने आगे आई, तो फिर हमने देखा कि ये कैलकुलेटर का फॉर्म जमा करता। तो एक मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक जो अबैकस मशीन का जो विकास हुआ है, जैसे हम सब जानते हैं पहिए का विकास हुआ, एक पहले गोल पत्थर से हम बढ़े और बढ़ के आज हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ बड़े बड़े वायुयान पहियों पे चल के उड़ते हैं ऊपर। तो उसी तरह से अबैकस के जरिए मशीनें तैयार हुई, और वो फिर उसके बाद वो मशीन बन के कैलकुलेटर बनी, कैलकुलेटर से ट्यूरिंग मशीन बनी, जिससे कंप्यूटर बना, कंप्यूटर से फिर आज हम एक सुपर कंप्यूटर पे आए। और आज तो ये आलम ये है कि वो कंप्यूटर और वो जो बड़ी बड़ी मशीनें थी वो घट के आपके एक पाम पे आ गई हैं। तो इस तरह से पूरा विकास हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, और इस सब के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं ये नहीं, एक छोटी सी मैंने बहुत अच्छी सी किताब मैथमेटिक्स पे लिखी है जिसका नाम है जर्नी इनटू मैथमेटिक्स। अच्छा, हम सब जानते हैं कि दो तरह के पैटर्न्स होते हैं मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो, एक डिस्क्रीट होता है और एक कंटिन्यूस होता है। तो नंबर अपने आप में डिस्क्रीट होते हैं, पर उनका एक पैटर्न अगर तैयार किया जाए तो कंटिन्यूस भी हो सकता है। तो जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है वो आपको आधारभूत गणनाएं, संगणक और सबके बारे में बड़े अच्छे से बताती हैं। तो कभी मौका मिले तो विज्ञान प्रसार के 300 टाइटल्स के अंदर उस किताब को ढूंढिएगा, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आपको उसकी एक ऑथर हस्ताक्षरित पुस्तक चाहिए तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू साइन इट। क्या बात है। तो मतलब ऑनलाइन भी उपलब्ध है, और जी, वैसे ऑनलाइन भी उपलब्ध है। विज्ञान प्रसार में जाएं तो आपसे भी संपर्क करके उसे ले सकते हैं। जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज हम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गए हैं, जी। लेकिन मुझे लगता है कि जो आधार आप 0 और 1 का बता रहे थे, जी, अब उसी के आधार पे ये चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल। और हम उस वक्त जब शुरुआती दौर में, मैं आज से करीब, ये तो डिजिटल का युग है और ये सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। और मैं आपको बता रहा हूँ बात आज से करीब 30-32 वर्ष पहले की, जब मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हुआ करता था, तब सोचा करता था कि जब हमें माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, अच्छा, तो कैसे वो कैटरपिलर्स जैसे होते हैं उनकी टांगों की तरह से उसके माइक्रो प्रोसेसर की चिप्स होती थी। तो हम तो उसी से घबराते थे। आज वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल। तो ये सब तो विज्ञान का एक चमत्कार है, और मानव के मस्तिष्क का ये एक उत्कृष्ट नमूना है कि हम यहाँ पहुंच पाए। ये विज्ञान की जो एक लंबी यात्रा है, उसकी परंपरा है, उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। दरअसल हमारे तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें विशेष तौर पर सरकार के लिए ये दायित्व निर्धारित किया गया है कि आम जन में, लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट या वैज्ञानिक सोच को पैदा किया जाए। वैज्ञानिक सोच से क्या तात्पर्य हमले? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी। आर्टिकल 51AH संविधान का हम सबको प्रेरित करता है कि हम अपने देशवासियों के अंदर एक वैज्ञानिक चेतना का जागृत करें, एक सेंस ऑफ इंक्वायरी पैदा कर सके। जो आपने बहुत पहले अच्छी बात कही थी कि जब तक हम एक प्रश्न करने का प्रयास नहीं करेंगे, स्वामी विवेकानंद जी भी हमेशा इस बात के लिए सबको जोड़ते देते रहे कि जिज्ञासा करो, पूछो, आगे बढ़ो, उत्तिष्ठ, जो उनका भाव था। तो ये जो हमारे पास जो दायित्व है, आज हमने इस दायित्व को परम आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल स्वप्न पे, जिसपे उनका ये कहना है कि आप वैज्ञानिक चेतना का जो संचार है वो एट द बेसिस करें, एट द रॉक बॉटम करें, तब वो आगे बढ़ पाएगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि जो भी उससे संबद्ध चीज़ें हैं वो इतनी क्लिष्ट ना की जाएं ताकि आदमी के टेस्ट से बाहर हो जाए। तो इस संदर्भ में मैं अब एक और चीज़ बस आपको ऐड करना चाहूँगा कि विज्ञान प्रसार ने देश का पहला OTT चैनल, हम OTT जानते हैं, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, डिज्नी प्राइम है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पहला देश का ऐसा चैनल indiascience.in आज से 3 वर्ष पहले हमने उसको लॉन्च किया था। और मुझे बताते हुए बड़े हर्ष की अनुभूति होती है कि हमने बॉलीवुड का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छा। इस 3 साल में हमने 3000 से अधिक फिल्में बनाई हैं और लोगों को ये फ्रीली उपलब्ध है। और इस OTT चैनल में नेटफ्लिक्स की तरह कोई आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने नहीं है, कुछ नहीं है। लें और देखें, समझें, पढ़ें, और अगर आपको वो कंटेंट अच्छा लगता है तो उस कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली यूज कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि वो प्लेजरिज्म के अंदर ना हो, पर आप उसको लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि ये फ्रीली अवेलेबल है, ताकि लोग उसके अंदर जान सकें। आपका जैसे सवाल था कि चश्मे से क्यों साफ दिखाई देता है, तो ऐसे ही एक प्रश्न पे हमने एक फिल्म बनाई थी जिसमें कि बॉल स्पिन कैसे करती है। और आपको यकीन नहीं होगा कि मात्र 3 दिन के अंदर हमारे पास करीब 25 लाख
लोगों की उसके अंदर लोगों ने उसको डाउनलोड किया, देखा, समझा, और मेरे पास इतने पत्रों की अब फिर भरमार लग गया कि साहब मैं तो स्पिनर बनूंगा। अच्छा, तो मैंने कहा देखिए क्रिकेट के शौकीन लोग जो हैं जी, वो बातें स्पिन की तो बहुत करते हैं और जी, स्पिनर की बात करेंगे, जी, स्पिन होने की जी, बात करेंगे, पर उसके पीछे का जो विज्ञान है जी, ये कितनी महत्वपूर्ण बात बिल्कुल है, बात इसको है। जानना भी कितना रोचक है। बिल्कुल। बल्कि। और इससे प्रेरित होकर हमने क्या किया, हमने ये जाना समझा कि गोल्फ एक ऐसा खेल है जिसे हम कहते हैं कि एक बड़ा एक वर्ग उसको खेलता है, पर वो कभी समझता नहीं है कि उसको कैसे खेला जाता है। तो हमने वो तमाम सारे आंकड़े और तथ्य इकट्ठे किए कि बॉल को जब आप हिट करते हैं तो उसमें कदापि ताकत ना लगाएं, और उसको जितना फ्री हैंड से मारेंगे बॉल उतनी दूर जाएगी, और उसको अगर गोल तक पहुंचाना है तो आपको हवा और उसके साथ जुड़े हुए आघूर्ण और उसके साथ जुड़े हुए मोमेंटम को समझना है और समझाना है, और वो अगर आप समझ गए तो आप निश्चय उसके अच्छे गोल्फर होंगे। गोल्फर बन सकते हैं। हो सकता है आप टाइगर वुड्स को भी मात कर जाए। बहुत अच्छी बात है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में विज्ञान को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में विज्ञान को लेकर कुछ चर्चाएं आपसे की थी, जो पहले हमने आपसे साझा भी की। और ये तो आप जानते ही हैं कि विज्ञान दिवस जो है राष्ट्रीय स्तर पर 1987 में जब मनाया जाना शुरू हुआ, दरअसल 28 फरवरी के तारीख का भी कुछ खास महत्व है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब, बिल्कुल। थोड़ा उसके बारे में बताइए। 1928 के अंदर सीवी रमन, आचार्य सीवी रमन, मुझे कहते हुए ज्यादा अच्छा लगता है सर के बनस्पत, मुझे भी लगता है कि सर की बजाय आचार्य कहना ज्यादा अच्छा। तो आचार्य सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, और वो पहली बार उनके खोज को जिस पत्रिका के अंदर, जिस रिसर्च पेपर में जिसमें उसका पहली बार प्रकाशन हुआ, उस तारीख को हम 28 फरवरी 1928 कहते हैं, जिसकी बदौलत 1930 का जो नोबेल पुरस्कार था उनको मिला। तो वो हमारे लिए एक बड़ा रिलीजियस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बन गया हमारे सबके जीवन के अंदर। और सन 86 के अंदर हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है NCSTC, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, उसने ये प्रस्ताव रखा कि इस दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाए, और तब से मार्च तक फरवरी 28 को हर साल विज्ञान दिवस के तौर पे मनाते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं फिर अटक गया हूँ जी, क्योंकि रमन इफेक्ट की आपने बात की। जी, अब जी। मुझे लगता है कि पहले थोड़ा सा इसके बारे में जरूर जान लें, तब हम आगे बढ़ें। रमन इफेक्ट के बारे में उसको किस तरह से आम जीवन में उसका जी 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 प्रभाव जी पड़ा? जी 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 हम ये सब जानते हैं, हम ये सब जानते हैं कि आकाश नीला क्यों होता है, जी। राइट, और प्रकाश का जो प्रकीर्णन है या जिसे स्कैटरिंग कहते हैं, उसका जो प्रभाव है उसको कैसे हम अच्छे तरह से समझ सकें। तो उसका सबसे मूल एग्जाम्पल ये है कि आकाश नीला क्यों लगता है, उसको हम नीला क्यों देख पाते हैं, क्यों समझ पाते हैं, वो प्रकाश का प्रकीर्णन है। साइंस जो ऑफ स्कैटरिंग, ऑप्टिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो ये आम आदमी को समझाने के लिए कि प्रकाश का जो लाइट है वो स्कैटरिंग जिसे कहते हैं, उस प्रभाव को बहुत अच्छे से समझाने का जो पहला काम किया वो आचार्य सीवी रमन ने किया, जिसकी वजह से उसका नाम रमन इफेक्ट रखा गया, और जिसकी वजह से उन्हें पुरस्कार मिला। इस बार का जो थीम रखा गया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का, वो ये था कि जो सस्टेनेबल फ्यूचर है, ऐसा भविष्य जो कि जो जिसमें स्थायित्व हो, वो उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अप्रोच क्या होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए। बिल्कुल, इसको थोड़ा स्पष्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहब, ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की है। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में लागू है, और इसके अंदर, इन सस्टेनेबल गोल्स के अंदर जितने भी सारे गोल्स हैं, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी तरह से विज्ञान का समाभाव है। और चूंकि विज्ञान व प्रौद्योगिकी का समाभाव है, तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हमारे जितने भी सस्टेनेबल आगे फ्यूचर है उसका आधार बनाया जाए, उसका एक मजबूत स्तंभ बनाया जाए, ताकि हम उसको जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स हो उनको हम अचीव कर सकें। अब आप देखिए, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो हंगर हो, हर जगह साइंस का समावेश है। मुझे लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल है। और अभी जब हम कोविड से निकल कर थोड़ा सा कहीं कोई बेहतर स्थिति में इस समय पहुंचे हैं, तो ये पूरी 2-3 साल का समय हमारे लिए साइंस ने ही हमें सपोर्ट किया, बिल्कुल और मजबूत किया, और इस लायक बनाया कि हम इससे बाहर निकल। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि ये 2 साल हम सब उस किसान की तरह से आकाश की तरफ देखते थे कि कब बादल आएंगे, हम वैज्ञानिकों की तरफ उस तरह से देखते थे कि कब वो वैक्सीन लेके आएंगे और हमें कब इस परेशानी से निजात दिलाएंगे। और आज आलम यह है कि आज हम उन सब देशों से सबसे आगे हैं। और मैं फिर प्रधानमंत्री जी की सराहना करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने इसको फ्रंट पे लीड करके और खासकर
पूरे वर्ल्ड के लिए एक उदाहरण साबित किया कि जिस राष्ट्र को ये कहते थे कि साहब ये नहीं है वो नहीं है, उसने वो कर दिखाया। इतने ज़्यादा वैक्सीन्स, इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर मेरे हिसाब से तो और आंकड़ों के हिसाब से कोई देश हमारा टक्कर नहीं कर पाया। बिल्कुल। और ये एक रास्ता तो तय है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए हम प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को संपूर्ण साकार कर पाएंगे और जिसको विश्व गुरु बनाने का जो हमारा सपना है वो हम जरूर और 2047 से पहले से पूरा कर लेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि विज्ञान हमें इतनी ताकत तो देता है जी 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 कि हम उसको लेकर आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से। और भारत को लेकर देखिए, एक बात पहले बहुत कही जाती रही है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत का प्राचीन इतिहास विज्ञान के प्रति बहुत एक समृद्ध विरासत को अपने आप में समेटे है। बिल्कुल। बल्कि मुझे ये भी सुनने में, पढ़ने में आया है कि जो पुरातन हमारी विज्ञान की परंपराएं और रिसर्च या खोज थी, उपलब्धियां थी, पश्चिम ने बाद में उन्हीं को आधार बनाकर बिल्कुल जो उपलब्धियां हासिल करके श्रेय लिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि आपने तो प्राचीन काल का जो विधा हमारी नॉलेज है उसका तो कोई पार नहीं है। उसके तथ्य अब एक के बाद एक ऐसे खुलते जा रहे हैं कि जिन लोगों ने इसको कभी समझने की कोशिश नहीं करी आज उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य हैं। जी। मैं तो एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे साथ तो दुर्भाग्य ये हुआ कि हमारे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने खोज करी उसका श्रेय किसी और को मिला। आज कॉलेरा का ठीक करने का श्रेय उसका पूरा आंत्रशोध का जो पूरा श्रेय था वो शंभुनाथ डे का था, उनको मिलना चाहिए था। आज हम जानते हैं टेस्ला इस बात को मानने को तैयार है कि आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने जो वायरलेस टेलीफोनी के अंदर काम किया उसके आधार पे उन्होंने उसकी बाजी जीती। ऐसे एक नहीं हजारों ऐसे केसेस हैं। आप आज माउंट एवरेस्ट तो कहते हैं, बट हम किसी को पता है कि राधाकांत सिकदर अगर नहीं होते तो हम एवरेस्ट की ऊंचाई नहीं नाप पाते। जिस व्यक्ति ने उसको नापा, दुर्भाग्य रहा कि उसको नहीं मिला क्योंकि उस वक्त एवरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेयर जनरल थे तो उनके नाम से बन गया। इसी तरह से प्रमथनाथ बोस ने अगर वहाँ पूरे इस इलाके में मयूरभंज जमशेदपुर के अंदर ये नहीं बताया होता कि यहाँ पे इन मिनरल ओर्स हैं तो आज शायद टाटा जमशेदपुर में नहीं होता, आज कहानी कुछ और बदल चुकी होती। तो इस तरह से ऐसे तमाम अगणित वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के अंदर अपने स्वतंत्रता का जो संग्राम है उसमें जो योगदान दिया है जिसको हम भूल जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जिन्होंने केमिस्ट्री पे पुस्तक लिखी और बंगाल केमिकल्स की स्थापना करके देश को उस वक्त स्वावलंबी बनाया जब टाटा स्टील्स को सल्फ्यूरिक एसिड बाहर से आयात करना पड़ता था। तो ऐसे अगणित उदाहरण हैं। आज हम बात करते हैं कैलेंडर की तो मेरा मस्तक झुक जाता है मेघनाथ साहा के लिए जिन्होंने हमारा कैलेंडर तैयार किया था और वो कैलेंडर आज भी कई कैलेंडरों से कई गुना ज्यादा वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण होता है। डॉक्टर साहब, जो हजारों साल पहले की बात है, पुरातन इतिहास में हमारे है, जैसे पंचांग की परंपरा हजारों साल पुरानी है। जी बिल्कुल। और उसमें जो गणनाएं होती रही हैं वो बिल्कुल सटीक गणनाएं, सटीक बिल्कुल। तो अब जो उपकरण आ गए हैं और बहुत सारी खोजें पश्चिम के हिस्से में गई हैं कि उन्होंने किया है, लेकिन ये जो गणनाएं हैं पंचांग के माध्यम से आम आदमी जिनको समझता रहा है सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ये तो बहुत पहले से होती है। और खासकर मौसमी जितनी जानकारी है उसको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए घाघ और भड्डरी की जो कहावतें हैं वो बहुत पहले हमारे पास थी, जिनके बदौलत हमारे किसान कब से कब और बिना किसी उसके बहुत सारे प्रेडिक्शन। देखिए, इस तरह के तो मुझे लगता है कि हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में इस तरह के व्यक्ति हुए हैं जो स्थानीय बोलियों में स्थानीय मुहावरों का इस्तेमाल, कहावतों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को ये जो ट्रेडिशनल विजडम है जो और खासतौर पर खेती किसानी और इस तरह से वो लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम विज्ञान के महत्व को लेकर बात कर रहे हैं। विज्ञान तो मुझे लगता है कि जब से जीवन रहा तब से विज्ञान भी है, लेकिन इसको हम शायद उस ढंग से समझ नहीं पाए या समझने की कोशिश नहीं कर पाए या अनजान बने रहे। कहीं ना कहीं ये चीजें रही हैं, इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने खासतौर पर पिछले मन की बात में इसका जिक्र किया और आह्वान किया, आग्रह भी किया कि हम इन चीजों के बारे में अपने आसपास जो विज्ञान के माध्यम से चीजें बिखरी पड़ी हैं उनको जाने। डॉक्टर नकुल पराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, उनसे हम आज इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो ट्रेडिशनल विजडम की बात की, जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों प्रदेशों में, एक बड़ी रोचक बात मुझे लगी, शायद मेरे संज्ञान में ये बात नहीं थी इसलिए मुझे रोचक लगी होगी, हो सकता है आप सब जानते हो। IIM जो अहमदाबाद है वहाँ स्वदेशी ज्ञान पद्धति जो है, मतलब इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम,
उसको एक विषय के रूप में वहां पढ़ाया जाता जी, है। जी, जी। और इसी तरह से गुजरात कृषि विश्वविद्यालय जूनागढ़ में कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर रोजमर्रा का जो पारंपरिक ज्ञान विज्ञान के माध्यम से लोगों को उसको समझाने की और उन जानकारियों को संकलित करने की कोशिश की। अब उसमें 10वीं 11वीं शताब्दी में एक बार्डली उनका नाम था, जो इसी तरह के, जिनका जैसे घाघ का आपने जिक्र किया, वो प्रेडिक्शंस करते थे वो लोग, और उनकी प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट होती थी, बहुत सटीक होती थी। तो मैं आपसे सिर्फ ये थोड़ा समझना चाहता हूं कि हमने विज्ञान की परंपरा के बारे में बात की, लेकिन परंपराओं में जो विज्ञान है, हमें एक तो उसको समझना है कि कहाँ तार्किक है, वैज्ञानिक है, जो नहीं है उसको छोड़ना है, जो है उसको स्वीकार करना है। तो इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात। इसका महत्व किस रूप में? इसका महत्व बहुत है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने अपने पिताओं से, उनके पिताओं ने अपने पिताओं से, और हमने परंपरा में सीखी है, जानी है, समझी है, और बहुत सारी चीजों को हमने ऐसे आत्मसात कर लिया, क्योंकि हमें उसका अब इस समय जहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अपनी ऊंचाई पर है, तो उसकी हमें उपादेयता, उससे कोरिलेशन समझ में आ गया जी। इन सब को करने के लिए, जैसे आपने कहा कि तमाम जगहों पे ये काम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक भाग है जिसको आज हम निस्पर के नाम से जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन पॉलिसी रिसर्च। उसका एक बहुत बड़ा विभाग था जिसने इस सारी ट्रेडिशनल नॉलेज को इकट्ठा किया, और आज उनके पास एक, जिसे कहते हैं, एक ह्यूमंगस रिपोजिटरी, एक विशाल डेटाबेस उनके पास तैयार है, और उसका नाम है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL, और ये बहुत अच्छे से अवेलेबल है सबके लिए। और सबसे मजेदार बात तो ये कि उसके अलावा करीब कई खंडों का भारत की संपदा यानी वेल्थ ऑफ इंडिया के नाम से एक मल्टी वॉल्यूम कंपेंडियम आज से नहीं, करीब 25-30 सालों से तैयार किया जा रहा था, और तैयार किया जा चुका है, और वो बहुत अवेलेबल है डिजिटल माध्यम में। उसके अंदर ऐसी संपदा, ऐसी इंफॉर्मेशन, अथाह इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है कि आपको ना किसी विकिपीडिया की आवश्यकता पड़ेगी, ना आपको किसी गूगल की आवश्यकता पड़ेगी। मैं तो आप सबसे यही आह्वान करूंगा कि ऐसे तमाम बहुत सारे कंपेंडियम पे काम हो चुका है, और अब उसको अपडेट भी किया जा रहा है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL का एक अपना बहुत विशाल योगदान है इसके अंदर, और तमाम इंस्टीट्यूट्स पूरे देश भर के अंदर उनको ये महत्ता समझ में आ गई है। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मुझे ये बात समझ में आ रही है थोड़ी आपसे चर्चा करने के बाद, कि अगर हम इन जो पारंपरिक ज्ञान है हमारे पास, जो थाती है, इतनी बड़ी विरासत है, अगर हम इसको विज्ञान के दृष्टिकोण से समझ लें तो हम इस पर विश्वास करते हैं जी, अन्यथा ये कहा जाता है कि ये अंधविश्वास है। जी जी जी। अब जैसे कुछ उदाहरण मैंने बचपन में वो चीजें देखी अपने आसपास। देखिए, रेडियो तब नहीं था हमारे परिवार या माहौल में, तब की मैं बात बता रहा हूँ कि गौरैया जो है वो जब धूल में लौटती थी या खेलती थी तो कहते थे कि बारिश आएगी। जी जी जी। या जैसे एक कहावत है कि अगर कौवा रात में बोलने लगे और उल्लू दिन में आवाजें निकाले तो इसका मतलब कि सूखा पड़ने वाला है। इस तरह की बातें। एक असमिया में कहावत है कि आमे आने बान कोठाला आने धान, यानी आम अगर बाग में खूब लगे हैं तो इसका मतलब कि बारिश अच्छी होने वाली है, बाढ़ भी आ सकती है। वहां बाढ़ तो आती रहती है दरअसल। और कटहल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धान की फसल जो है वो अच्छी होगी, मतलब ठीक ठाक अच्छी मानसून जो है होगी, वर्षा होगी। इस तरह के मुझे लगता है कि अनगिनत लाखों करोड़ों कहावतें और जानकारियां हमारे आसपास ट्रेडिशनल विजडम के हिस्से के रूप में बिखरी पड़ी हैं। जी, मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि देखिए, धातुओं के अंदर हमारे बहुत सारे लोगों को ऐसा ज्ञान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके पास एक्वायर्ड ज्ञान है कि आप गाँव के अंदर जो बैलों के गलों में घंटियां बनाते हैं, उन लोहारों को आपने ठोकते पीटते उन घंटी बनाते हुए देखा होगा, पर उन हर एक घंटी के अंदर एक अलग फ्रीक्वेंसी और एक अलग आवाज़, कुछ इस तरह से वो बनाता है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अंदर ये नॉलेज है, और इस नॉलेज को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो विज्ञान भारती एक हमारा एक NGO है जो ये काम करता है, उसने मंच पे लाके इसको रखा पहली बार। और उन जितने तमाम अलग अलग जगहों पे ये जो लोहार थे जो ये काम करते हैं, जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी ये नॉलेज है, उन्होंने ऐसी ऐसी घंटियां बनाई जिनको लैब में टेस्ट करके उनकी फ्रीक्वेंसीज को मैच किया गया, देखा गया कि किस तरह से जानवर उस घंटी की आवाज को समझता है, और अगर अपने झुंड से बिछुड़ गया है तो उसका झुंड अगर कहीं और चल रहा है तो वो लपक के उस आवाज के जरिए, और ये खासकर तब जब खासकर पहाड़ों के अंदर जब बड़े बड़े भेड़ मवेशी जो हैं जो इधर उधर खो जाते हैं, और खासकर उनके अंदर एक आवाज निकालने की घंटियों से कि अब मेरे पास यहाँ पे
शेर आ गया है या बाघ आ गया है तो उससे किस तरह से अलर्ट किया जाता था, ये सारी तमाम चीजें छोटी जरूर हैं पर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे हैव लार्जर कंसिक्वेंसेस, स्मॉलर थिंग्स विद लार्जर कंसिक्वेंसेस। लेकिन विडंबना मुझे यही लगती है कि हमने उसके पीछे के विज्ञान को नहीं समझा। और हमें वो चीजें दिखती तो हैं लेकिन हमने परंपरा के तौर पर उसको हम आगे लेते जाते रहे, अपनाते रहे। एक छोटी सी बात, अभी हाल ही में मैंने प्राकृतिक खेती को लेकर एक कार्यशाला में सुना, जब तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो विदेशी गाय हैं उनकी बजाय जो देसी गाय हैं शुद्ध रूप से उनके गोबर और उनके मूत्र से जो प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत तैयार किया जाता है वो एक गाय से 1 एकड़ की खेती के लिए पर्याप्त होता है और बहुत उपयोगी होता है और उसमें कोई भी चीज बाहर से लाने की जरूरत नहीं होती। तो मुझे लगता है कि हम अपनी मिट्टी को समझें, अपने आप को समझें, अपने शरीर को, अपने उसका किस तरह ये शरीर संचालित होता है और उसके पीछे का जो विज्ञान है उसको तार्किक रूप से समझें। हमारे सारे अंधविश्वास दूर होंगे और विश्वास बल्कि उन चीजों पर ज्यादा बढ़ेगा। अब जिस तरह आपने ये घंटी की बात कही या और जो बातें हैं, मुझे तो एक याद आ रहा है अभी बात में, डॉक्टर साहब हम लोग छोटे थे तो घड़ी तो होती नहीं थी तब गाँव में, जब किसान खेतों में काम करते थे, मजदूर आते थे तो एक लकड़ी करीब 2 फीट की वो गाड़ देते थे और उनका चूंकि अंदाजा था रोज का था तो उसके हिसाब से जो उसकी परछाई बनती थी उस लकड़ी की, उससे अंदाजा लगा लेते थे कि अब समय घर जाने का हो गया, अब समय आने का है, इतनी देर हो गए काम करते, उसकी परछाई जैसे मूव करती थी इस तरह से। जी और आपने तो बहुत अच्छी बात टच कर दी क्योंकि हम ये जो जीरो शैडो डे है, हम ये कार्यक्रम जगह जगह करते हैं देश में और लोगों को बताते हैं इसके बारे में। और जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेटरीज हैं, चाहे वो जयपुर में हो चाहे यहाँ से कुछ ही मीटर दूर आपके जंतर मंतर में हो, बिल्कुल राइट, वो उन सब चीजों के द्योतक परिचायक हैं कि आपको भाई कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। विज्ञान तो आपके पास अपना है और अपनी विरासत के अंदर है। जितना विज्ञान का जितने धनी हम हैं, मैं तो कहता हूँ कोई हमें इस बात का धन्य होना चाहिए कि हम भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ जो विज्ञान की भूमि है और विज्ञान के लिए ही पूरे विश्व में आज देखिए मैक्सिमम मैन पावर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसका एक्सपोर्टर कौन है? जी बिल्कुल भारत है, बिल्कुल है। तो ये तो शायद हमारे डीएनए में और हमारी रगों में वो चीज है, हजारों वर्षों से है। और चलते चलते सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जरूर कि आज सबका सीना चौड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो बड़े बड़े रिसर्च जर्नल्स हैं जिनका कोई सानी नहीं, जो वर्ल्ड के सबसे टॉप जर्नल्स हैं जो एक ऑथेंटिकेट करते हैं पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, उसके हर एडिटोरियल बोर्ड में आपको कम से कम 4 या 5 नाम हिंदुस्तानी मिल ही जाएंगे। क्या बात है। अब आपने चलते चलते तो बात कह दी थी, एक बात मेरी तरफ से भी चलते चलते जी बिल्कुल कि क्या विज्ञान की कोई सीमा भी है जहां विज्ञान अपने आप को मतलब उसके आगे हमें कुछ और चीजों को माध्यम बनाना पड़ता है समझने जानने के लिए? मुझे तो इसमें एक याद आता है कि विज्ञान की जो माया है वो बेअंत है और अंत बेअंत तेरी माया, विज्ञान अपरंपार है। तो ये कह सकते हैं कि हमने, इसलिए हम ये सवाल शायद मेरे मन में आया होगा कि हमने अभी उस सीमा तक ही देखा है क्योंकि अभी उस सीमा के पार की चीजों को विज्ञान द्वारा उद्घाटित या उसको प्रकट होना बाकी है। बिल्कुल कुछ ऐसी उसका कारण भी स्पष्ट है क्योंकि विज्ञान ही है जिसने इन्फिनिटी के बारे में बात की और इन्फिनिटी के बारे में भारत में दोबारा राष्ट्रीयता की ओर इसको मोड़ना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि रामानुजम जो साइंस के मैथमेटिक्स के जो सबसे बड़े लीजेंड कहलाते हैं उनके लिए यही कहा जाता है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो अगर हमने इन्फिनिटी को समझ लिया तो हमने ये मान लिया कि विज्ञान इनफाइनाइट है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत रोचक भी, पर मुझे लगता है कि समय बड़ा कम मिला आपसे बात करने का क्योंकि हर चीज में विज्ञान नजर आने लगता है तो हर चीज के बारे में जानने की उत्कंठा होने लगती है। लेकिन डॉक्टर साहब समय की जो सीमा है उसका ध्यान तो रखना ही है, तो इसलिए आप हमारे स्टूडियो में आए आकाशवाणी के और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें, रोचक तो थी लेकिन बहुत प्रेरक भी थी। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो आपकी बातचीत को जिन्होंने सुना है वो निश्चित रूप से एक छोटी शुरुआत तो कर ही देंगे सवाल पूछने का और जवाब ढूंढने का भी, है ना। और आप लोग तो हैं ही बताने के लिए। का एक ही मोटो है, थिंक साइंटिफिकली एक्ट साइंटिफिकली, तो इस बात को करें। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, डॉक्टर नकुल पराशर से आज हम बात कर रहे थे इस कार्यक्रम में, जो निदेशक विज्ञान प्रसार, और ये विज्ञान प्रसार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। तो उनसे आज हमने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में विज्ञान को लेकर कुछ चर्चाएं की हैं, क्योंकि बहुत कुछ संभव नहीं हो पाता, लेकिन आप अपने अपने स्तर पर तो बहुत कुछ कोशिश कर ही सकते हैं विज्ञान को जानने की, समझने की और अपनी सोच में वैज्ञानिकता या तार्किकता
उसको समाहित करने की। इसी कामना के साथ और इसी उम्मीद के साथ मैं जैनेंद्र आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर